एक आदमी हर रात आखिरी बस से अपने घर जाता था और हमेशा सड़क के किनारे एक लड़की को बैठे हुए देखता था। यह 13वीं बार था जब वह उससे मिला था। वह हमेशा सफेद कपड़े पहनती थी और उसके पास हमेशा एक सूटकेस रखा रहता था। हर बार वह बेंच पर अपनी उंगलियों से धीरे धीरे थपथपाती थी जिससे खटखटाने जैसी आवाज आती थी। 14वीं बार मिलने पर आखिरकार उस आदमी ने पूछ ही लिया कि वह क्या कर रही है। लड़की ने कहा कि वह इंतजार कर रही थी। उसने लड़की को बताया कि आखिरी बस तो पहले ही जा चुकी है। उसने मदद के लिए अपना फोन देना चाहा, लेकिन देखा कि उसकी स्क्रीन टूटी हुई थी। किस्मत से फोन अभी भी काम कर रहा था। लड़की ने फोन नहीं लिया, बल्कि पूछा कि क्या वह उसे जानता है। जब उसने मना किया, तो लड़की ने उदासी और उलझन में अपना सिर झुका लिया। वह आदमी वहां से चला गया। अगले दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। लड़की अभी भी बेंच पर बैठी थी। आदमी बस से उतरा और उसने अपनी छतरी खोली। लड़की ने फिर से पूछा कि क्या वह उसे जानता है। अचानक बिजली कड़की। आदमी ने उसे छतरी देने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा कि उसके पास समय नहीं है, उसे ठंड लग रही है और वह उसके घर जाना चाहती है। फिर वह अपना भारी सूटकेस उठाकर उसके अपार्टमेंट की इमारत की तरफ चल दी। रास्ता मुश्किल होने के बावजूद उसने आदमी को मदद नहीं करने दी। आदमी ने 8वीं मंजिल का बटन दबाया। लिफ्ट से बाहर आने के बाद वे उसके घर की तरफ एक लंबे अंधेरे गलियारे से गुजरे। कमरा खाली था और वहां लगभग कोई सजावट नहीं थी। बिजली चमकी और लड़की का चेहरा अजीब सा हो गया। वह धीरे से अंदर चली गई और दरवाजा तुरंत बंद हो गया। आज रात अस्पताल में सन्नाटा लग रहा था। आईसीयू में नाइट शिफ्ट की नर्सें इस बात पर चर्चा कर रही थीं कि रात का खाना कहाँ खाया जाए, और ड्यूटी पर सिर्फ यंग जी अकेली थी। इस समय किसी भी विजिटर, आगंतुक को आने की अनुमति नहीं थी, लेकिन जब यंग जी ने ऊपर देखा, तो उसने एक आदमी को यहाँ वहाँ भटकते हुए देखा। उसने उससे पूछा कि मुर्दाघर, मोर्ग, कहाँ है। इससे पहले कि वह समझ पाती कि वह कौन है, मॉनिटर का अलार्म बज उठा। एक मरीज की ऑक्सीजन ट्यूब निकल गई थी। किस्मत से उन्होंने समय रहते मरीज की जान बचा ली और हादसा टल गया। लेकिन जब यंग जी ने उस अजीब आदमी के बारे में दोबारा सोचा, तो वह पहले ही जा चुका था। एक अपार्टमेंट में एक आदमी ठंड से कांप रहा था और भारी कंबलों के नीचे दुबका हुआ था। उसने कुत्तों के लगातार भौंकने की आवाज सुनी और गुस्से में खिड़की से बाहर चिल्लाया। फिर वह असहज दिखते हुए दोबारा दुबक गया। रोशनी की एक दुकान पर मालिक रात में भी हमेशा धूप का चश्मा पहने रहता था। वह हर तरह की लाइटें बेचता था, यहाँ तक कि 80 साल पुराने विंटेज बल्ब भी। हर बिक्री के बाद वह उसे अपने बही खाते, लेजर, में लिख लेता था, ठीक उसी तरह जैसे यंग जी अस्पताल में मरीजों का रिकॉर्ड लिखती थी। अस्पताल का वह अजीब आदमी दुकान पर आया। वह चारों तरफ ऐसे देख रहा था जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। मालिक ने मदद की पेशकश की, लेकिन आदमी ने कुछ नहीं कहा और चला गया। जब अगला ग्राहक आया, तो मालिक ने आखिरकार राहत की सांस ली। लाइट शॉप पर हर तरह के ग्राहक आते थे, खासकर आधी रात को। एक ग्राहक के जाने के बाद अपार्टमेंट वाला वह आदमी अंदर आया। जैसे ही वह करीब आया, मालिक का चश्मा और वहां रखे बल्ब बर्फ की तरह जम गए। वह आदमी लाइट खरीदने नहीं आया था, वह शायद किसी भौंकते हुए कुत्ते को ढूंढ रहा था। उसने खोजा लेकिन कुछ नहीं मिला और वह कोसते हुए चला गया। उसके जाने के बाद ही जमे हुए बल्ब दोबारा सामान्य हुए। अजीब ग्राहकों का आना जारी रहा। आज रात लाल जूतों वाली एक महिला ने प्रवेश किया। उसके लंबे बाल थे और उसने पूरे काले कपड़े पहने थे। उसने बल्ब को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मालिक ने उसे रोक दिया। नाराज होकर उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया और बिना कुछ बोले चली गई। मालिक सतर्क रहा और उसकी हर हरकत पर नजर रखता रहा। स्कूल के छात्र एक एक करके घर चले गए। छोटे बालों वाली एक लड़की अभी भी इमारत के पास भटक रही थी। युंजू नाम की एक छात्रा ने उसकी तरफ हाथ हिलाया, लेकिन लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। आज रात शिक्षकों ने उन्हें पढ़ाई के लिए रोक रखा था। छात्र इकट्ठा हुए और डरावनी कहानियां सुनाने लगे। बहुत समय पहले एक अजनबी स्कूल में छिपकर आ गया था। कहा जाता था कि हर कक्षा में एक खाली डेस्क उसी की सीट थी। स्कूल के बाद छात्र एक छोटी सी गली से गुजरे। उन्होंने इस अफवाह के बारे में बात की कि कोई रात में वहां गाते हुए घूमता है और अजीब गाने गाता है। लेकिन वह गली ही युंजू के लिए अपनी माँ का काम पूरा करने का इकलौता रास्ता थी। उसके दोस्त डरकर भाग गए। उसके पास अकेले ही गली में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसके फोन की कमजोर रोशनी उसका डर कम नहीं कर पा रही थी। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। कुछ कदम चलने के बाद वह घूमी और अपने पीछे टॉर्च जलाई। उसने एक परछाई देखी और जितनी तेजी से हो सके भागी। गली के अंत में वही लाइट शॉप थी। मालिक हमेशा उसे खाने के लिए कैंडी देता था। युंजू को पीले रंग वाली कैंडी पसंद थी। वह अपनी माँ के साथ रहती थी। उसके पिता विदेश में काम करते थे और शायद ही कभी घर आते थे। उन्होंने उसे सुरक्षित रखने के लिए एक विशेष नेकलेस, हार, बनवाया था, जिसे वह हमेशा पहनती थी। फिर उसने मालिक को गली की परछाई के बारे में बताया। उसने कहा कि शायद उसने कुछ ऐसा देखा है जो ज्यादातर लोग नहीं देख पाते। वह उन्हें अजनबी कहता था। कभी कभी अजनबी उसकी दुकान पर आते थे।
सालों के अनुभव के कारण मालिक हमेशा उन्हें आम लोगों से अलग पहचान लेता था, जैसे कि एक महिला जो बहुत लंबी हो रही थी, एक आदमी जो बर्फ से ढका था, या एक जिससे पानी टपक रहा था। उसने ह्यूंजू को चेतावनी दी कि वह सामान्य व्यवहार करे और ऐसा नाटक करे जैसे उसने उन्हें देखा ही नहीं। यूंजू ने ध्यान से सुना, लेकिन उसने मेज पर मौजूद उस पानी पर ध्यान नहीं दिया, जिसमें मालिक का बूढ़ा चेहरा दिख रहा था। जाने से पहले मालिक ने उसे हाथ से चलने वाली हैंड क्रैंक टॉर्च दी और अंधेरे में इसका इस्तेमाल करने को कहा। उसके जाने के बाद उसने बड़े ध्यान से उसकी कैंडी का रैपर एक छोटे लकड़ी के डिब्बे में रख दिया। रात बहुत खामोश और दम घोटने वाली थी। बेंच पर बैठने वाली लड़की अपना सूटकेस खींचकर उस आदमी के करीब ले आई। आदमी ने उसे बारिश से सूखने के लिए एक तौलिया दिया, लेकिन वह यह देखकर हैरान रह गया कि उसकी उंगलियों पर लंबे नाखून उग आए थे। इसी से वह आवाज साफ हो गई जो बेंच को छूने पर आ रही थी। उसने तौलिया वापस लिया और तेजी से बाथरूम की तरफ चला गया। लड़की ने सूटकेस नीचे रखा। उसने उसे घूर कर देखा और धीरे से सूटकेस खोला। अंदर चाकुओं का एक पूरा सेट था। लिफ्ट 8वीं मंजिल पर पहुंची। जब ह्यूंजू घर आई तो उसने उस लड़की को अपने सूटकेस के साथ जाते हुए देखा। उसने शालीनता से नमस्ते किया। लड़की रुकी, धीरे से घूमी और ह्यूंजू के दरवाजे को घूरने लगी। सूटकेस से खून टपक रहा था। अगले दिन सियोन हे नाम की एक नई किराएदार अपार्टमेंट के पास रहने आई। उसे बहुत सारे पड़ोसियों वाली इमारतों में रहना पसंद नहीं था, इसलिए उसने पहली मंजिल पर 3 बेडरूम का अपार्टमेंट चुना। घर बहुत अच्छी हालत में नहीं था और कुछ सुविधाएं गायब थीं। एक दरवाजा तो लॉक था और खुल नहीं रहा था। लेकिन मकान मालिक ने कहा कि रात में यह इलाका शांत रहता है और किराया सस्ता है, जो उसके लिए एकदम सही था। इसलिए वह अपना सामान ले आई, बेडरूम, किचन और लिविंग रूम को व्यवस्थित किया और जगह को साफ किया। कमरा अब थोड़ा आरामदायक लग रहा था। आखिरकार उसने बंद दरवाजे को ढकने के लिए एक पर्दे का इस्तेमाल किया। आसपास कोई पड़ोसी नहीं था, लेकिन एक चीज उसे परेशान कर रही थी। उसने गली में एक लड़के को गाते हुए सुना। वह गली से तेजी से गुजरा और गाने की आवाज तेज होती गई। जब वह रुका तो सियोन हे सो गई, लेकिन उसकी परछाई अचानक बदल गई। ऐसा लगा जैसे कोई अंधेरे में छिपा हो। आने वाले दिनों में वह सस्ता किराए का घर और अजीब होता गया। लाइटें अक्सर चली जाती थीं, लेकिन सर्किट बॉक्स में कोई समस्या नहीं थी। एक रात जब वह अपने बाल सुखा रही थी, उसने फिर से गाने की आवाज सुनी। लड़का अचानक रुक गया और उसने एक आकृति को छतरी के साथ भागते हुए देखा। इस गाने ने सियोन को परेशान कर दिया था। फिर अचानक बिजली चली गई। वह घूमी और उसने बंद दरवाजे के पीछे से रोशनी आती देखी। वह वहां गई और उसने आसानी से ताला खोल दिया। डॉक्टर एक गंभीर रूप से बीमार मरीज की जांच कर रहे थे। स्थिति अच्छी नहीं लग रही थी और मरीज को और निगरानी की जरूरत थी। उसके पास ही अत्यधिक शराब के सेवन और प्रलाप, डिलीरियम से पीड़ित एक मरीज था। चूंकि नियमित बेड पर्याप्त नहीं थे, इसलिए उसे अस्थायी रूप से आईसीयू में स्थानांतरित कर दिया गया था। वहां कई मरीज थे और उनके परिवार बाहर इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर ने समझाया कि अब बचना मरीज की इच्छाशक्ति पर निर्भर करता है। परिवार की निराशा देखकर यंग जी को बहुत भारी महसूस हुआ। उनकी बेबस गुहार उसके दिमाग में गूंज रही थी, जिसे भूलना असंभव था। बाथरूम के स्टॉल के बाहर किसी ने पूछा कि एक बेहोश मरीज में जीने की इच्छाशक्ति कैसे हो सकती है। यंग जी नहीं जानती थी कि क्या जवाब दे। उसने कहा कि वह एक बार एक गंभीर दुर्घटना का शिकार हुई थी और बेहोश हो गई थी। डॉक्टर ने उसकी मां से भी यही बात कही थी। अंत में वह चमत्कारिक रूप से जाग गई, लेकिन अब भी वह नहीं जानती थी कि उसे जीने की इच्छाशक्ति कैसे मिली। तभी बाहर किसी ने दरवाजा खटखटाया। लाइटें टिमटिमाईं। एक महिला अचानक स्टॉल के ऊपर दिखाई दी और चिल्लाई, उसे बचाओ। एक पल में सब कुछ सामान्य हो गया। सफाई कर्मी ने आवाज सुनी और पूछा कि क्या वह ठीक है। यंग जी ने राहत की सांस ली, यह सिर्फ उसकी कल्पना थी। सियोन हे ने बंद कमरे में प्रवेश किया, जहां अंदर एक चमकदार लाइट बल्ब लटका हुआ था। उसने उसे नीचे उतारा और गली का लड़का डर गया। जब उसने पूछा कि वह शोर क्यों मचा रहा है, तो वह डरकर भाग गया। स्कूल के बाद एक थकी हुई लड़की अपनी डेस्क पर सो गई। ह्यूंजू ने उसे कई बार जगाने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। उसे एक अंधेरी गली से अकेले ही घर जाना पड़ा। उसने हौसले के लिए दुकान के मालिक द्वारा दी गई टॉर्च पकड़ रखी थी। जैसे ही उसने प्रवेश किया, उसने लाल हील्स और काले कपड़ों में एक महिला को देखा। ह्यूंजू ने दयालुता दिखाते हुए अपनी छतरी साझा करने की पेशकश की, लेकिन महिला ने उसे नजरअंदाज कर दिया। ह्यूंजू पीछे पीछे चली, लेकिन उसे असहजता होने लगी। महिला के बाल लंबे होते जा रहे थे और उसका चलना अजीब हो गया था। उसकी लंबाई तब तक बढ़ी जब तक कि ह्यूंजू को उसका चेहरा दिखना बंद नहीं हो गया। मालिक की सलाह याद करते हुए ह्यूंजू ने अनदेखा करने का नाटक किया और तेजी से चली गई। लेकिन उत्सुकता के कारण उसने पीछे मुड़कर देखा। महिला ने अपना शरीर मरोड़ा और उसका पीछा किया। दुकान के मालिक ने चीखें सुनी और बाहर कदम रखा। उसने ह्यूंजू को घर जाने के लिए कहा और फिर अपना चश्मा हटा दिया। महिला वहीं रुक गई। उसे घूरने के बाद वह धीरे धीरे सामान्य हो गई। उसी समय सो रही लड़की जाग गई।
वह घूमी और उसने एक ऐसी लड़की को देखा जिसे वह कभी नहीं मिली थी, जो एक खाली सीट पर बैठी थी। गली में एक लड़का सूटकेस ले जा रही बेंच वाली लड़की से मिला। उसने पूछा कि क्या वह उसके साथ गली के अंत में स्थित लाइट शॉप तक चल सकती है। अगर वह वहां पहुंच गया तो वह घर जा सकेगा। लड़की ने उसे अपने पीछे आने को कहा। जब वे सियोन हे के घर के पास से गुजरे तो उसने समझाया कि वह उस कमरे से क्यों डरता था। उस रात उसने सियोन के पीछे साफ तौर पर एक और आकृति देखी थी। इस बीच सियोन को अपने किराए के कमरे में कई और लाइटें टूटी हुई मिलीं। वह जल्दी से नहाने के लिए केवल एक टॉर्च का उपयोग कर सकती थी। नाली साफ करते समय उसने लंबे बालों का एक गुच्छा निकाला, लेकिन उसके अपने बाल तो छोटे थे। उसी पल आखिरी काम करने वाली लाइट भी चली गई, लेकिन बंद कमरा रोशन हो गया। वह सावधानी से करीब आई और उसने आईने में एक धुंधली आकृति देखी। उसे एहसास हुआ कि हाल ही में अजीब घटनाएं इसलिए हुई क्योंकि उस चीज को अंधेरे में छिपने की जरूरत थी। बाहर बेंच वाली लड़की ने दरवाजा खटखटाने की कोशिश की। लड़के ने उसे रोका, लेकिन अपनी उंगलियों पर अजीब एहसास से डरकर जमीन पर गिर गया। लड़की ने उससे कहा कि वे दोनों अलग नहीं है। तभी उसने अपने मुड़े हुए पैरों पर ध्यान दिया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन गली से बाहर नहीं निकल सका। सियोन हे भी बंद दरवाजा नहीं खोल सकी। उसने मदद के लिए पुकारने के लिए शीशा तोड़ दिया। लड़का थककर जमीन पर बैठ गया। उनकी मदद की पुकार गली में गूंज उठी। लिफ्ट में एक अजीब आदमी के पूरे शरीर से पानी टपक रहा था। पल भर में वह लड़की पानी में डूब गई और सांस लेने के लिए संघर्ष करने लगी। बेंच वाली लड़की अपने अजीब सूटकेस को एक लाइट स्टोर में खींच कर ले गई, जिसके तुरंत बाद एक आदमी आया जो खुद को पुलिस वाला बता रहा था। 1 महीने पहले एक अपार्टमेंट में रहने वाली एक महिला ने अपने दरवाजे पर दस्तक सुनी। उसने अपना लैंप बंद कर दिया और नाटक किया कि घर पर कोई नहीं है, लेकिन दरवाजे पर शोर बढ़ता गया। महिला घबरा गई और तब तक चिल्लाई जब तक कि आवाज बंद नहीं हो गई और वह शांत नहीं हो गई। उसने सावधानी से दरवाजा खोला। कोने में बिल्ली जैसी आंखों का एक जोड़ा उसकी तरफ लपका और फिर वह इमारत से नीचे गिर गई। इसके तुरंत बाद एक संदिग्ध आदमी सियोल से जाने वाली बस में सवार हुआ। जैसे ही बस चलने वाली थी, पुलिस वाले ने ड्राइवर को रोका और सभी यात्रियों को उतरने के लिए कहा। उसने उस आदमी को अकेले रहने वाली महिलाओं पर हमला करने और सबूत नष्ट करने के लिए आग लगाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उस आदमी ने ऊपर देखा और एक जाना-पहचाना चेहरा देखकर डर गया। फिर पुलिस वाले ने उस आदमी को अपने साथी के हवाले कर दिया। उस रात पुलिस वाले को कई अजीब चीजों का सामना करना पड़ा। उसका लाइटर काम नहीं कर रहा था, उसके हाथ मिट्टी से सने थे और कॉफी वेंडिंग मशीन ने काम करना बंद कर दिया था। हाल ही में बहुत सारे हादसे हुए थे। जैसे ही वह एक मामला सुलझाता, दूसरा सामने आ जाता। पास ही में एक संदिग्ध को अभी अभी रिहा किया गया था। एक सहकर्मी ने समझाया कि एक बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या के स्थान पर किम संग हून मौजूद था। जांच में पुष्टि हुई कि वह केवल एक गवाह था। देर रात जब पुलिस वाला अपराध स्थल पर पहुंचा तो वह अपनी तेज नजरों के लिए जाना जाता था। छोटी से छोटी डिटेल भी उसे नहीं बचती थी, लेकिन वह बहुत जिद्दी था। एक बार जब वह किसी केस पर ध्यान केंद्रित कर लेता, भले ही वह आधिकारिक तौर पर बंद हो गया हो, वह उसे तब तक अनसुलझा मानता था जब तक कि सभी जवाब स्पष्ट न हो जाएं। इस वजह से उसकी गिरफ्तारी की दर तो ऊंची थी, लेकिन सफलता की दर कम थी। पुलिस वाले ने पीड़ित के दरवाजे पर एक अजीब दाग देखा। उसके सहकर्मी ने अंदाजा लगाया कि पीड़ित की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है, लेकिन पुलिस वाले ने देखा कि पीड़ित का चेहरा शांत था और संघर्ष का कोई संकेत नहीं था। ऐसा नहीं लग रहा था कि उसकी मौत किसी अचानक बीमारी से हुई हो। उसके सहकर्मी ने बताया कि पीड़ित की पत्नी का बहुत पहले देहांत हो चुका था। वह अकेला रहता था और केवल फोन कॉल के जरिए विदेश में रहने वाले परिवार के संपर्क में रहता था। पुलिस वाले ने यह भी ध्यान दिया कि पीड़ित दाएं हाथ का इस्तेमाल करने वाला, राइट हैंडेड था, लेकिन रिमोट कंट्रोल उसके बाईं ओर था। रिमोट पर केवल चैनल बदलने वाला बटन घिसा हुआ था, जिससे पता चलता था कि पीड़ित अन्य फंक्शन का उपयोग नहीं करता था, लेकिन टीवी रीप्ले मोड पर सेट था। इन विवरणों ने पुलिस वाले को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसकी मौत साधारण नहीं थी। पुलिस वाला घर गया। घर खाली और बेजान था। वह जहां भी देखता, उसे अपनी और अपनी पत्नी की यादें आतीं। अब वह अकेला था। अगले दिन पोस्टमार्टम से पुष्टि हुई कि पीड़ित की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। कोरोनर जांचकर्ता ने कहा कि उसकी स्थिति और मेडिकल हिस्ट्री के कारण आगे की जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके विदेशी रिश्तेदार भी चाहते थे कि उसे बिना चीर-फाड़ के दफनाया जाए। केस बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन पुलिस वाले को लगा कि कुछ कमी है। उसने पीड़ित के पड़ोस के नक्शे का अध्ययन किया और कुछ संदिग्ध पाया। उसने इलाके के पास के सभी रेस्टोरेंट का दौरा किया और एक-एक करके जांच की। आखिरकार उसने एक छोटी नूडल शॉप पर ध्यान केंद्रित किया। दुकान शांत थी और रसोई में केवल मालिक काम कर रहा था। पुलिस वाले ने नूडल्स का ऑर्डर दिया और चारों तरफ देखा। उसे याद आया कि दुकान का मालिक किम संग हून इस मामले में गवाह था। नूडल शॉप डिलीवरी सेवाएं नहीं देती थी। किम संग हून ने कहा कि ग्राहक आमतौर पर ऑर्डर देने के लिए आते थे। पुलिस वाले ने जिक्र किया कि पीड़ित के रिकॉर्ड में नूडल शॉप से कोई कॉल नहीं थी, फिर भी पीड़ित को बिना किसी सुराग के डिलीवरी मिली थी।
किम संग हून समझ गया कि पुलिस वाला फ्राइड सॉस नूडल्स की बात कर रहा है। यह बहुत संदिग्ध था। पता चला कि दरवाजे पर लगा दाग डिलीवरी बॉक्स का था। पीड़ित के चेहरे पर उम्र के कारण दिखने वाले धब्बे असल में नूडल्स के सॉस थे। किम संग हून ने नासमझ होने का नाटक किया। बिना सबूत के पुलिस वाला उसे गिरफ्तार नहीं कर सका। 1 महीने बाद पुलिस वाले ने सड़क पर किम संग हून को रोका, जब वह डिलीवरी बाइक पर एक महिला का पीछा कर रहा था। जब उसने महिला का चेहरा देखा तो वह हैरान रह गया। वह वही महिला थी जो 1 महीने पहले आग में मर चुकी थी। किम संग हून चिल्लाया कि उसे यहाँ नहीं होना चाहिए और उसकी तरफ झपटा। पुलिस वाले ने उसे फिर से रोका, लेकिन ध्यान दिया कि उसकी आंखें बिल्ली जैसी दिख रही थीं। बाद में पुलिस वाला लाइट स्टोर पर गया। वह मालिक से बार बार पुष्टि करने के लिए कहता रहा कि उसने किम संग हून को नहीं देखा है। तभी उसने देखा कि बेंच वाली लड़की जाने वाली थी। जमीन पर खून के धब्बे थे। पूछताछ करने पर बेंच वाली लड़की ने कहा कि यह उसके पीरियड्स के कारण था। पुलिस वाले ने उसकी बात मान ली और उसे बारिश से बचाने के लिए एक कोट दिया। इस बीच ह्यूंजू, जो पहले भाग गई थी, उसे याद आया कि उसने वे लाइट बल्ब नहीं खरीदे थे जिनकी उसकी मां को जरूरत थी। वापस आते समय वह बेंच वाली लड़की के पास से गुजरी। उसी समय मालिक पुलिस वाले से बात करने में व्यस्त था और उसने उस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए ह्यूंजू जल्दी से चली गई। दुकान के लाइट बल्ब टिमटिमाए, जैसे किसी बात का इशारा कर रहे हों। कहीं और एक क्षेत्रीय आपातकालीन केंद्र, रीजनल इमरजेंसी सेंटर में एक शव सुधारक, मोर्टिशियन, मुर्दाघर में लौटा। उसने और उसके सहायक ने मृत व्यक्ति के रूप को ठीक किया। सहायक ने शव के ऊपर से एक अजीब आवाज सुनी और डरकर पीछे हट गया। शव सुधारक ने समझाया कि लाशों से गैस का निकलना सामान्य बात है। दोनों ने मृतक को सम्मानपूर्वक नमन किया। फिर शव सुधारक ने गंध को रोकने और चेहरे को ठीक रखने के लिए लाश के मुंह में रुई भर दी। शव सुधारक का एक रहस्य था, वह मृतकों को बात करते हुए सुन सकता था। हर बार जब वह उन्हें अंतिम विदाई देता तो उनसे मृत्यु को स्वीकार करने के लिए कहता था। मृत लोग भी अंधेरे से डरते थे। जब वह उन्हें लॉकर में धकेलता तो वह उन्हें यह कहकर सांत्वना देता कि वे जल्द ही एक खुशहाल जगह पर जाएंगे और बुरी यादों को भूल जाएंगे। उसके बाद लॉकर से सिर्फ रोने की आवाज आई। यंग जी भी यही काम करती थी। उसने हमेशा की तरह बेसमेंट में अपनी कार पार्क की, लेकिन उसे हमेशा ऐसा लगता था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। लिफ्ट में एक भीगा हुआ आदमी कोने में खड़ा था। उसने कोई बटन नहीं दबाया और बस इतना कहा कि वह 8वीं मंजिल पर जा रहा है, जहां आईसीयू था, जहां यंग जी काम करती थी। उसने उससे कहा कि मिलने का समय खत्म हो चुका है। आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने पूछा कि क्या आईसीयू के मरीज जाग सकते हैं। यंग जी ने कहा कि यह उनकी इच्छाशक्ति पर निर्भर करता है। आदमी ने दर्द में अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। पानी यंग जी के पैरों तक फैलने लगा। आदमी के शरीर से पानी की बूंदें गिरती रहीं। अचानक लिफ्ट खराब हो गई और लाइटें टिमटिमाईं। पानी तेजी से बढ़ा, जिससे यंग जी लगभग डूबने लगी। फिर लिफ्ट 8वीं मंजिल पर पहुंची और सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन सुरक्षा फुटेज, सीसीटीवी में केवल वह अकेली दिखाई दे रही थी। उसने एक मरीज के कानों में ईयरफोन लगा दिए। तभी हेड नर्स को एक कॉल आया कि कार दुर्घटना के 2 मरीज अभी अभी पहुंचे हैं। इस बीच पुलिस वाला मालिक से पूछताछ कर रहा था कि क्या उसने बिल्ली जैसी आंखों वाले आदमी को देखा है। उस पल उसकी आंखें भी अजीब तरह से बदल गईं, लेकिन जल्दी ही वापस सामान्य हो गईं। उसने मालिक से पूछताछ जारी रखी और पूछा कि उसे यह जगह कैसे मिली। पुलिस वाले ने कहा कि उसने एक मोटरसाइकिल की आवाज का पीछा किया, लेकिन मालिक ने कहा कि उसने कोई आवाज नहीं सुनी। इसी बीच नर्सों ने शिकायत की कि हाल ही में मरीज बढ़ते जा रहे हैं और बेड या स्टाफ पर्याप्त नहीं है। शराब के जहर से पीड़ित मरीज बेहतर हो रहा था और उसे नियमित वार्ड में ले जाया जाना था। उसका सूना चेहरा देखकर यंग जी ने उसके ट्रांसफर को संभालने की पेशकश की। उसने उसे बताया कि शराब के जहर के कारण वह प्रलाप, डिलीरियम में था। वह स्पष्ट रूप से नहीं सोच पा रहा था, लोगों या जगहों में अंतर नहीं कर पा रहा था और उसे मतिभ्रम, हैलुसिनेशंस हो रहा था। इसलिए उसने उस मिट्टी से सने आदमी को देखा था। यंग जी ने भी उसे देखा था। एक बड़ी दुर्घटना से बचने के बाद यंग जी अक्सर उन लोगों को देखती थी जिन्हें अस्तित्व में नहीं होना चाहिए था। वे सामान्य लोगों की तरह दिखते थे, जिन्हें बिना बारीकी से देखे पहचानना मुश्किल था। 8वीं मंजिल पर मौजूद उस आदमी ने एक बड़ा कर्ज ले रखा था और कर्ज वसूलने वालों ने उसे जिंदा दफन कर दिया था। वह जीवन और मृत्यु के बीच भटक रहा था, अनिश्चित था कि कहा जाए। यंग जी ने उसके कान साफ किए और उसे हेडफोन दिए, ठीक उसी तरह जैसे हेड नर्स ने एक बार उसके लिए किया था जब वह बेहोश थी। दूसरी तरफ ह्यूंजू ने घर जाते समय बेंच वाली लड़की को फिर से देखा। उसे याद आया कि वह उससे पहले 8वीं मंजिल पर मिली थी, इसलिए उसने अपनी सतर्कता कम कर दी। महिला ने पूछा कि वह हर दिन अपनी मां के लिए लाइट बल्ब क्यों खरीदती है। ह्यूंजू को याद आया कि उसकी मां इंतजार कर रही थी और उसने जल्दी से अलविदा कहा। अपार्टमेंट के बाहर खेल के मैदान के पास उसने एक आदमी को चारों ओर देखते हुए देखा। उसने कहा कि पास के कुत्ते लगातार भौंक रहे हैं और उसे सोने नहीं दे रहे हैं। ह्यूंजू ने उस पर अपनी टॉर्च चमकाई। वह बर्फ से ढका हुआ था और एक सामान्य इंसान जैसा नहीं लग रहा था।
वह आदमी ज्यादा बात नहीं करना चाहता था और उसने ह्यूंजू को वहां से जाने के लिए कहा। अस्पताल में एक गंभीर रूप से बीमार मरीज ने फिर से जीवन के लक्षण दिखाए। वह कई बार मौत के करीब पहुंच चुका था। डॉक्टरों को समझ नहीं आ रहा था कि वह इतने समय तक कैसे जीवित रहा। यंग जी ने कहा कि शायद उसकी इच्छाशक्ति सिर्फ उसकी अपनी नहीं थी। क्लर्क और सफेद कपड़ों वाली महिला, दुकान में फंसा पुलिस वाला, बर्फ से ढका आदमी, भारी कर्ज वाला आदमी, अपने अपार्टमेंट में फंसी सियोनहे और गिरा हुआ लड़का, वे सभी एक ही आवाज सुनते हुए प्रतीत हो रहे थे। पता चला कि वे सभी एक ही समय में 8वीं मंजिल पर आईसीयू में मरीज थे। उसी समय ह्यूंजू भागकर घर आई। कूड़ेदान उन लाइट बल्बों से भरा था जो उसने खरीदे थे। उसकी मां घर पर होने पर कभी लाइट ऑन नहीं करती थी। ह्यूंजू लगातार बोलती रही लेकिन उसकी मां ने कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। ह्यूंजू को अपनी मां से फूलों की खुशबू आई, वैसी खुशबू जो किसी अंतिम संस्कार में आती है। दरवाजे के बाहर बेंच वाली लड़की चुपके से उन्हें देख रही थी। रहस्यमयी लाइट शॉप जीवित और मृत लोगों की दुनिया को जोड़ती थी। मालिक वास्तव में आत्माओं को पार ले जाने वाला एक नाविक, फेयरमैन, था। दुकान में टिमटिमाते लाइट बल्ब गंभीर स्थिति में मौजूद मरीजों का प्रतिनिधित्व करते थे। उनमें से एक वह आदमी था जो हर रात बस की सवारी करता था। कुछ दिन पहले ह्यून मिन ने काम के बाद अपनी प्रेमिका के जन्मदिन पर उसे मिलने और उसे प्रपोज करने की योजना बनाई थी। उसकी प्रेमिका वही रहस्यमयी बेंच वाली लड़की जी यंग थी। लेकिन जी यंग ह्यून मिन से नहीं मिलना चाहती थी। वह मूक-बधिर, सुन और बोल नहीं सकती थी। ह्यून मिन की मां उसे नापसंद करती थी और ह्यून मिन के लिए परेशानी से बचने के लिए उसे उससे ब्रेकअप करने के लिए मजबूर किया था। जी यंग ने जाने का फैसला किया, इस बात से अनजान कि ह्यून मिन बस स्टॉप पर इंतजार कर रहा था। उसने जी यंग को मैसेज किया कि वह जल्द ही पहुंच जाएगा। उसके संदेशों से प्रभावित होकर जी यंग ने उससे आखिरी बार मिलने का फैसला किया। लाल हील्स वाली महिला हुआ वॉन थी। वह सियोनहे से प्यार करती थी, जो उससे 20 साल छोटी थी। उन्होंने एक साथ जगह किराए पर लेने की योजना बनाई थी। एजेंट ने उन्हें मां बेटी समझ लिया था। जब हुआ वॉन चुप रही, तो सियोनहे को गुस्सा आ गया और वह उनके रिश्ते को छिपाने के लिए उसे दोष देकर चली गई। हुआ वॉन नहीं चाहती थी कि उनके प्यार के कारण सियोनहे को भुगतना पड़े। सियोनहे और भी गुस्सा हो गई। उसने अपनी लाल हील्स फेंक दी और सीधे बस की तरफ चल दी। हुआ वॉन ने जूते उठाए और पीछे पीछे चल दी। इसी बीच स्कूल खत्म हो गया। ह्यूंजू खुशी खुशी अपनी इंतजार कर रही मां की तरफ भागी। जी योंग, जिसे बास्केटबॉल पसंद था, दोस्तों के साथ खेल रहा था। वह वही लड़का था जो गली में खो गया था। कई अजनबी एक ही बस में सवार हुए थे। ड्राइवर था। गाड़ी चलाने से पहले उसे टायर में एक समस्या मिली। उसने पास में इसकी जांच कराने की योजना बनाई थी, लेकिन उसे बताया गया कि अगर उसने बस को मुख्यालय वापस नहीं किया, तो उसे मरम्मत के लिए खुद भुगतान करना होगा। पैसे बचाने के लिए उसने एक बरसात की रात में गाड़ी चलाने का जोखिम उठाया। अचानक बस ने नियंत्रण खो दिया और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ह्यून मिन अपनी प्रेमिका के जवाब का इंतजार करते हुए अपने फोन की तरफ बढ़ा। हुआ वॉन ने सियोनहे की रक्षा के लिए अपने शरीर का उपयोग किया। ह्यूंजू को उसकी मां ने कसकर पकड़ रखा था। बस रेलिंग तोड़कर नदी में गिर गई। जी यंग ने यह सब होते देखा। वह जानती थी कि उसका बॉयफ्रेंड बस में था और उसने मदद के लिए 911 पर कॉल किया, लेकिन वह बोल नहीं सकती थी। बचाव कर्मियों ने आकर बस को नदी से बाहर निकाला। यात्रियों और ड्राइवर को अस्पताल ले जाया गया। ह्यून मिन की कमर फट गई थी। ड्राइवर ओ का पेट नदी के पानी से भरा था। बाकी लोग कोमा में थे, मौत के करीब। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन ह्यूंजू की मां, ड्राइवर ओ और हुआ वॉन सहित कुछ लोगों की मौत हो गई। अस्पताल के गलियारे में ह्यून मिन के माता पिता अपने बेटे के जागने का इंतजार कर रहे थे। बचाव कर्मियों ने उन्हें ह्यून मिन का फोन दिया। उस रात जी यंग ने कॉल किया, लेकिन ह्यून मिन की मां ने फोन काट दिया। उसने एक संदेश भेजा कि ह्यून मिन मर चुका है। उसने जी यंग को दोषी ठहराया, यह सोचते हुए कि अगर ह्यून मिन उसे मिलने नहीं जा रहा होता तो यह दुर्घटना नहीं होती। किस्मत से डॉक्टरों ने ह्यून मिन को बचा लिया। बाद में ह्यून मिन के पिताजी यंग को यह खुशखबरी देना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता चला कि उसने ह्यून मिन के साथ मरने की योजना बनाई है। उसने जल्दी से एक संदेश भेजा कि ह्यून मिन अभी भी जीवित है। जी यंग ने इसे देखा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। निराशा में उसने अपने सारे 10 नाखून तोड़ दिए थे। जी यंग के निधन के बाद शव सुधारक ने उसके शरीर को कोल्ड स्टोरेज कैबिनेट में रख दिया। उन्हें उसे अंतिम विदाई देने से पहले 3 दिनों का इंतजार करना था। यह उसे दुनिया को अलविदा कहने का समय देने के लिए था। जीवन में जी यंग अक्सर चेरी ब्लॉसम के पेड़ों के नीचे एक बस स्टॉप पर ह्यून मिन का इंतजार करती थी। उसने एक बार प्यार का इजहार करने के लिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ ड्रम बजाया था। मृत्यु में भी वह हर रात उसी बस स्टॉप पर रुकती थी,
और अपने मुड़े हुए नाखूनों से बेंच को थपथपाती थी। ह्यून मिन के लिए उसके गहरे प्यार ने उसकी बोलने की क्षमता वापस ला दी थी। दुख की बात है कि जीवन और मृत्यु के बीच फंसे ह्यून मिन ने अपनी सारी यादें खो दी थीं क्योंकि कार दुर्घटना में उसकी कमर टूट गई थी। जब भी वह चलता उसका शरीर बिखर जाता। उसकी मदद के लिए जी यंग सुई और धागे से उसकी कमर को सिलती रहती थी। जल्द ही तीसरा दिन आ गया। शव सुधारक ने पाया कि जी यंग का कैबिनेट जाम हो गया है। उन्हें एहसास हुआ कि उसने अपनी आखिरी इच्छा पूरी नहीं की है। एक और आत्मा हुआ वॉन का भी काम अधूरा था। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो उसका शरीर अकड़ गया था और उसे सियोन हे से अलग नहीं किया जा सकता था। लड़के ने सियोन के पीछे भूत देखा, वह हुआ वॉन थी। जैसे ही कमरे की लाइटें टिमटिमाईं, सियोन की यादें वापस आ गईं। उसे अपना प्यार और झगड़े याद आए। आखिरकार वह बेबस होकर रो पड़ी। ह्यूंजू भी अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के बाद एक गली में फंस गई थी। उसकी माँ उसे हर रात बिना वजह बताए लाइट बल्ब खरीदने भेजती थी। ह्यूंजू अब इसे और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। दुकान का रास्ता बहुत डरावना था और वह अकेली नहीं जा सकती थी। वह यह न समझते हुए रोई कि उसकी माँ उसे बेकार बल्ब खरीदने के लिए क्यों कहती रही। ह्यूंजू नहीं जानती थी कि वे बल्ब उसका जीवन थे। उसकी माँ ने उसे बचाने के लिए यह सब किया था। पुलिस अधिकारी भी भ्रमित था। बारिश रुकने के बाद उसने लाइट शॉप छोड़ी और बाहर निकलने की कोशिश करते हुए एक गली में चला गया। गली के अंत में एक मिडिल स्कूल था। एक कक्षा के अंदर कैबिनेट पर छात्रों के नाम लिखे थे। नामों को देखकर उसकी खोई हुई यादें वापस आने लगीं। उसे याद आया कि उसकी पत्नी एक बार गर्भवती थी, लेकिन 4 महीनों के बाद भी उसका पेट नहीं बढ़ा। डॉक्टर ने उसे बताया कि बच्चा अंदर ही मर चुका है। अधिकारी को बहुत दोषी महसूस हुआ। उसकी पत्नी इसे स्वीकार नहीं कर पाई और चुपचाप उसे छोड़कर चली गई। वह बेतहाशा गली में भागा। वह अपनी पत्नी को नहीं ढूंढ सका और उस अजीब गली से बच नहीं सका। बाद में अधिकारी ने एक सिगरेट जलाई और देखा कि उसका टूटा हुआ लाइटर अचानक ठीक हो गया था। तब उसे एहसास हुआ कि उसकी परछाई के साथ कुछ गड़बड़ थी। डरकर वह लाइट शॉप पर लौट आया। मालिक ने उसे एक कप गर्म कॉफी दी। अधिकारी ने इसे पिया लेकिन उसे गर्मी महसूस नहीं हुई और नहीं कुछ स्वाद आया। उसने यह भी ध्यान दिया कि दुकान में रात कभी खत्म नहीं हुई। मालिक ने अपना धूप का चश्मा उतारा, जिससे उसकी बिल्ली जैसी आंखें दिखाई दीं। उसने अधिकारी को बताया कि सालों पहले उसने भी इसी भ्रम का सामना किया था। एक आपदा के बाद मालिक और उसकी बेटी मलबे के नीचे फंस गए थे। उसकी दयालु बेटी ने उसके लिए एक कैंडी छीली थी। उसने कैंडी खाई और उससे मदद लाने का वादा किया। वह मलबे से बाहर निकला और लड़खड़ाते हुए लाइट शॉप में आ गया। उस समय की मालिक एक रहस्यमयी महिला थी। उसने उससे मदद की भीख मांगी, लेकिन उसने मना कर दिया। गुस्से में उसने उसे तोड़ने के लिए एक लैंप उठाया, लेकिन उसका शरीर अचानक जम गया। महिला ने उसके हाथ से लैंप ले लिया और दुकान की लाइटें वापस आ गईं। उसने उसे बताया कि दुकान में उसकी बेटी के लिए भी एक बल्ब था। आदमी ने टिमटिमाती लाइटों को देखा और महसूस किया कि यह जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा थी। वह पहले ही मलबे में मर चुका था, इसलिए उसने महिला से अपनी बेटी को बचाने की भीख मांगी। महिला ने उसके साथ एक सौदा किया। तब से उसने लाइट शॉप को संभाल लिया। जिन लोगों के साथ दुर्घटनाएं हुईं, वे यहाँ अपना सामान्य जीवन जीते रहे, लेकिन जो मृत्यु को स्वीकार नहीं कर सके, वे पास ही भटकते रहे। यह मृत्यु के बाद की दुनिया थी। वह आदमी जो हमेशा ठंडा रहता था और कुत्तों के भौंकने से प्रताड़ित था, आखिरकार इसे सहन नहीं कर सका और बाहर भाग गया। उसने आवाज का पीछा किया और गली में गहराई में एक कुत्ता पाया। तब उसे सब कुछ याद आया। वह आदमी पहाड़ों में एक चट्टान से गिर गया था और बेहोश हो गया था। एक बचाव कुत्ता उसके पास रुका, उसे गर्म रखता रहा। उसने मदद के लिए बुलाने के लिए लगातार भौंका। जब बचाव दल पहुंचा, तो कुत्ता दुखद रूप से मर चुका था। उस आदमी ने आंसू बहाते हुए दयालु कुत्ते को सहलाया। कुत्ता भौंका और ऐसे भागा जैसे उसे पीछे आने के लिए कह रहा हो। यह उसे वापस लाइट शॉप ले गया। वहां कुत्ते की मदद से उस आदमी को अपना बल्ब मिल गया। कहीं और ह्यूंजू अपने कमरे में चुपचाप रो रही थी। उसकी माँ ने कुछ नहीं समझाया। उसने चुपचाप ह्यूंजू का नेकलेस उठाया। उसका अंतिम संस्कार अगले दिन था और समय कम था। उसने ह्यूंजू के बजाय खुद लाइट शॉप जाने का फैसला किया। हुआ वॉन ने भी अपने प्रियजन की रक्षा के लिए अपना जीवन दे दिया था। अपने अपार्टमेंट में उसने सियोन हे को कसकर पकड़ा और उससे अपनी रोशनी खोजने के लिए लाइट शॉप जाने को कहा। दूसरी तरफ पुलिस अधिकारी ने मालिक के शब्दों पर संदेह किया। मालिक ने तब वह उपनाम, निकनेम, बोला जो अधिकारी ने अपने अजन्मे बच्चे के लिए चुना था। यह सुनकर अधिकारी रोए बिना नहीं रह सका और उसने मालिक पर विश्वास कर लिया। उसने पूछा कि मालिक ने उसे पहले सच क्यों नहीं बताया। मालिक ने समझाया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अभी भी जीवित था। अगर वह लाइट शॉप की यादों के साथ जाता, तो यह दोनों दुनिया को भ्रमित कर देता। अधिकारी ने एक आखिरी सवाल पूछा। वह जानना चाहता था कि वह जिस संदिग्ध का पीछा कर रहा था वह कहाँ गया था। मालिक ने कहा कि संदिग्ध केवल उसे दुकान तक ले जाने के लिए मौजूद था।
फिर उसने अधिकारी को बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए रोशनी का पीछा करने का संकेत दिया। अधिकारी ने अपना लाइटर निकाला और उसे जलाया। इस बीच अस्पताल में वह मरीज जागा और धीरे धीरे होश में आया। अस्पताल के कमरे में जी योंग भी था, जो बस दुर्घटना के बाद से कोमा में था। यंग जी ने उसका हौसला बढ़ाने के लिए उसका पसंदीदा बास्केटबॉल उसके बिस्तर के नीचे रख दिया। वही बास्केटबॉल उस रहस्यमयी गली में दिखाई दिया। बास्केटबॉल का पीछा करते हुए ड्राइवर ओ ने जी योंग को ढूंढ लिया। वह नीचे झुका और जी योंग को अपनी पीठ पर बिठा लिया। फिर उसने जी योंग को लाइट शॉप का रास्ता दिखाया और उसे कहा कि वह अपनी इच्छाशक्ति से अपना बल्ब ढूंढे। जी योंग के जाने से पहले ड्राइवर ओ माफी मांगता रहा। वह दुर्घटना का कारण बनने के लिए दोषी महसूस कर रहा था। जी योंग लंगड़ाते हुए दुकान में दाखिल हुआ और अपने बल्ब की तरफ हाथ बढ़ाया। उस पल दुनिया रंगों से भर गई। जल्द ही जी योंग ठीक हो गया और उसने अस्पताल छोड़ दिया। यंग जी ने जश्न मनाने के लिए उसे एक उपहार दिया। जी योंग ने कहा कि उसे कभी कभी अजीब सपने आते थे कि वह किसी जगह भटक रहा है। यंग जी धीरे से मुस्कुराई। उसने कहा कि उसके सपने में जो आदमी था वह शांत लग रहा था, लेकिन उसका दिल बहुत गर्म था। ड्राइवर ओ लड़के को बचाने के बाद वापस गली में गया। वह सियोन हे के अपार्टमेंट में गया और उसकी प्रेमिका हुआ वॉन से माफी मांगी। हुआ वॉन ने उसे दोष नहीं दिया क्योंकि वह भी कार दुर्घटना में मर चुका था। ड्राइवर ओ ने कहा कि उसने जीवित बचे लोगों को ढूंढना जारी रखने और उन्हें लाइट शॉप ले जाने की योजना बनाई है। हुआ वॉन ने उसे बताया कि पास के एक अपार्टमेंट में कोई अभी भी जीवित है। धन्यवाद देने के बाद ड्राइवर ओ अपार्टमेंट में गया और ह्यूंजू की मां से मिला। उसने सोचा कि वह जीवित है, जब तक कि उसने यह नहीं देखा कि वह बोल नहीं सकती। यह महसूस करते हुए कि वह मर चुकी है, वह केवल अपनी कीमती बेटी को बचाने के लिए अपार्टमेंट से निकली थी। वह अपने मुंह में रुई ठूसकर लाइट शॉप की तरफ भागी। वह बात नहीं कर सकती थी, लेकिन उसने मालिक को अपनी बेटी के नाम वाला नेकलेस दे दिया। मालिक समझ गया कि वह ह्यूंजू के लिए एक बल्ब चाहती है। उसने अपना सिर हिलाया और कहा कि हर किसी को बल्ब लेने खुद आना होगा। बेबस महिला ने उसका कॉलर पकड़ लिया और चुपचाप चिल्लाई। मालिक ने अपना धूप का चश्मा हटा दिया, जिसे वह उसका रूप देखकर चौंक गई। वह रोई, पास की एक कैंडी उठाई, उसे खोला और उसके मुंह में डाल दिया। मालिक को एहसास हुआ कि वह महिला उसकी बेटी थी। पिछले मालिक के साथ उसके सौदे के कारण उसकी बेटी मलबे से बच गई थी। छाया की दुनिया में सालों के अकेलेपन के बाद पिता और बेटी आखिरकार फिर से मिल गए। इस बीच ह्यूंजू अपनी मां का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसने उसे वापस आते नहीं देखा। उसने घर में टूटे हुए बल्बों को साफ किया। जब वह कचरा फेंकने नीचे गई तो उसे कुछ अजीब लगा। लिफ्ट में मौजूद महिला ने उसे देखा तक नहीं। ड्राइवर ओ थककर ऊपर चढ़ा। उसने समझाया कि ह्यूंजू यहाँ क्यों आई थी। ह्यूंजू को याद आया कि कैसे उसके शिक्षकों ने उसे अनदेखा किया और उसके दोस्तों ने कभी उसकी बात नहीं सुनी। उसे एहसास हुआ कि कोई भी उसे देख नहीं सकता था। असली दुनिया में वापस जाने का उसका इकलौता रास्ता लाइट शॉप में था। उसी पल उसकी मां बल्ब लेकर लौटी। ह्यूंजू रोई और उसने इसे लेने से इनकार कर दिया। वह अपनी मां को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी और उसके साथ रहना चाहती थी। मां भी रो पड़ी, अपनी बेटी से अलग होने की अनिच्छुक, लेकिन वह चाहती थी कि ह्यूंजू अच्छे से जिए। ड्राइवर ओ ने अपना मिशन पूरा किया और शांति से सो गया। आखिरकार ह्यूंजू अपने अस्पताल के बिस्तर पर जाग गई। उसके पिता उसे स्कूल ले गए और उसका हौसला बढ़ाया। ह्यूंजू ने वास्तविक जीवन में तालमेल बिठाने की कोशिश की। उसे अपार्टमेंट में अपनी मां के साथ की हर बात याद थी। अपनी मां को अपनी यादों में रखने के लिए उसने जागने के बाद थेरेपी लेने से इनकार कर दिया। हर रात उसकी मां लाइट शॉप जाती थी। वे बातें करते, अपनी पसंदीदा कैंडी खाते और सर्दियों की बर्फ देखते थे। इस बीच हुआ वॉन के बहुत समझाने के बाद सियोन हे रोते हुए घर से निकली। वह लाइट शॉप पर गई और उसे अपना बल्ब मिल गया। जब उसने उसे छुआ तो सियोन हे को अस्पताल में होश आ गया, लेकिन उसके तुरंत बाद उसने सांस लेना बंद कर दिया। लाइट शॉप में उसने अपनी प्रेमिका के साथ रहने के लिए बल्ब को तोड़ दिया था। गली का घर अब उनके लिए अंधेरा और डरावना नहीं था। वे दूसरों की राय की परवाह किए बिना खुशी खुशी साथ रह सकते थे। हालांकि जी यंग अपने बॉयफ्रेंड के शरीर को बार बार सिलती रही। शव सुधारक किसी भी तरह उसका कैबिनेट नहीं खोल पा रहा था। जाने देने में असमर्थ जी यंग ने सीधे एक बस को रोक दिया। उसने ह्यून मिन से पूछा कि वह उसे क्यों भूल गया और क्या वह उसे पर्याप्त प्यार नहीं करता था। उसके संकेत से ह्यून मिन को पूरा सच पता चल गया। जी यंग ने उसे लाइट शॉप पर अपना बल्ब खोजने के लिए कहा। उसे आखिरी बार गले लगाने के बाद वह उदास होकर दुकान में चला गया और अपनी प्रवृत्ति का पालन करते हुए अपना बल्ब ढूंढ लिया। अपने बल्ब को चमकते हुए देखकर जी यंग और भी फूट फूट कर रोई। उसके बॉयफ्रेंड ने सचमुच उसे अस्पताल के कमरे में छोड़ दिया था। अस्पताल के कमरे में यंगजी के प्रयासों की बदौलत अंधेरे में भटक रहे आदमी ने आखिरकार वह गाना सुना। उसने आवाज का पीछा किया, अपना रास्ता वापस पाया और जीवित हो गया। पुलिस अधिकारी ठीक हो गया और नूडल शॉप पर लौट आया।
उसे एहसास हुआ कि किम संघून कोई संदिग्ध नहीं बल्कि एक गाइड था जो उसे लाइट शॉप तक ले जा रहा था। कार दुर्घटना के दौरान किम संघून ने अधिकारी की जान भी बचाई थी। किम संघून ने कहा कि वह व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौजूद था। वह उस महिला का पीछा कर रहा था जो आग में मर गई थी क्योंकि वह नहीं जानती थी कि वह मर चुकी है। उसने अकेले रहने वाले बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाकर उनके निधन से पहले एक कटोरी नूडल्स साझा की थी। किम ने पुलिस अधिकारी की तेज नजरों पर ध्यान दिया था और उम्मीद की थी कि वह उसका काम संभाल सकता है। अधिकारी सहमत हो गया। उसने धूप का चश्मा पहना और रात में खोई हुई आत्माओं के लिए एक गाइड बन गया। यंग जी को एक गुस्सैल आदमी ने परेशान कर रखा था। पुलिस ऑफिसर स्पिरिट आया और उसने अपना सनग्लासेस उतार दिया। इस बीच हुन मिन की रिकवरी ठीक नहीं चल रही थी। उसके विचार थे। अभी भी कंफ्यूज था। डॉक्टर ने उसे फालतू चीजें छोड़ने की सलाह दी, लेकिन सबसे पहली चीज जो उसने फेंकी वह था उसका फोन जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड की यादें भरी थीं। पुरुष जी यंग को खोने से ज्यादा नॉर्मल जिंदगी न जी पाने को लेकर परेशान लग रहे थे। मुर्दाघर वाले ने जी यंग के शरीर पर कपड़े पहने, लेकिन वह उसे अभी भी पछतावा था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि हुन मिन उसे क्यों भूल गया था। इस बीच हुन मिन को एक नया फोन मिल गया और उसने नए सिरे से शुरुआत करे। जब उन्होंने अपने दरवाजे पर कोड डाला तो दालान की रोशनी अचानक चली गई। उन्होंने अपना हाथ हिलाया जैसे वे जी यंग की ओर हिलाते थे, तभी जी यंग वापस आ गए। आशा करता हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। ऐसी और मूवीज के रिकैप के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे जल्दी एक और रोमांचक मूवी के साथ।